महाराष्ट्र के लोनावला में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक ही परिवार के 5 लोग भूशी डैम में बह गए। 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की तलाश अब भी जारी है। जानकारी है कि छुट्टियां मनाने के लोनावला ये पूरा परिवार गया हुआ था। अचानक से फ्लैश फ्लड आया और परिवार इसमें पूरा का पूरा परिवार बह गया। 3 की मौत और 2 अब भी लापता। महाराष्ट्र के लोनावाला में भूशी डैम पर एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। ये परिवार लोनावाला के भूशी डैम पर छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन डैम अचानक ओवरफ्लो होने से पूरा परिवार पानी में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अचानक पानी आने पर परिवार के 5 लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वो भी एक दूसरे को पकड़कर पानी की रफ्तार के सामने डटे रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पानी में एक छोटी बच्ची बह गई। फिर थोड़ी देर बाद पूरा परिवार पानी में बह गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई उन सभी को एक साथ बंधे रहने की सलाह दे रहा है। देखते देखते पूरा परिवार पानी में बह गया। घटना के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तलाश में डैम के बाद नदी के किनारे 3 लोगों के शव बरामद हो गए। रेस्क्यू टीम द्वारा 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर कई जगह पहाड़ धंसने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। किश्तवाड़ में नागसैनी पत्थर नेकी के पास भूस्खलन की घटना बारिश के बंद होने के कुछ घंटों के बाद सामने आई। पहाड़ी खिसकने से पद्दर उपमंडल का किश्तवाड़ से संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर लगा एक टावर भी खिसक कर नीचे गिर गया। गनीमत की इस वक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही ना के बराबर थी। बीआरओ की टीम भी इस हादसे की चपेट में आने से बची, क्योंकि जब पहाड़ी खिसकी बीआरओ की टीम पास में ही सड़क की मरम्मत में जुटी थी। फिलहाल किश्तवाड़ पाडर मार्ग पर आवाजाही शुरू करने के लिए मलबा हटाने का काम जारी है। खबर गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश। अहमदाबाद के शेला में बारिश के बाद सड़क धंस गई। बारिश से बीच सड़क पर बना बहुत बड़ा गड्ढा। अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की शेला की हैं, जहां मानसून की बारिश के बाद बीच सड़क पर ही कई फीट लंबा चौड़ा गड्ढा हो गया और बीच सड़क पर बने गड्ढे में पानी झरने की तरह गिरने लगा। बीच सड़क पर गड्ढा होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। प्रशासन ने पूरे इलाके को बंद कर दिया और गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़क, घर, सभी जगहों पर कई फीट पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के केके नगर में एक पेड़ उखड़कर 2 कारों पर गिर गया, जिसमें दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेड़ गिरने के बाद दोनों कार चपटी हो गई हैं। अहमदाबाद के दूसरे इलाकों का हाल भी ऐसा ही है। ये तस्वीर अलगपुरी सोसाइटी की है, जहां भारी बारिश के बाद सोसाइटी में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। मेहसाणा में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां सड़क पर चल नहीं, तैर रही हैं। और बेहिसाब बारिश के बाद गुजरात का भी माहौल बहुत ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, घर में सैलाब घुस गया है। गुजरात के कई इलाकों की यही कहानी है। सूरत में आसमान से झमाझम बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा सूरत पानी पानी हो चुका है। ये तस्वीर डायमंड सिटी सूरत की है, जहां आसमान से बरस रही आफत की वजह से शहरों में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे होकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से फर्राटा भरने वाली गाड़ियां भी पानी के बीच बंद हो गई, जिन्हें धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ रहा है। बाइक को भी लोग धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। हर तरफ पानी है, शहर जैसे समंदर बना है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी आशंका जताई है। समस्या लोगों को अपने धंधे पर जाने के लिए दिक्कत हो रही है।
पूरा पानी भर गया है तो गाड़ी भी नहीं चल रही है। पानी सुबह से भरा हुआ है, 6:30 बजे से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ खाने पीने की चीज लेने में दिक्कत हो रही है, घर से निकल नहीं पाते। इधर यूपी के मथुरा में एक बड़ा हादसा हो गया। महज 4 साल पहले बनी पानी की टंकी भर कर गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मथुरा की आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी के ढह जाने से कई मकान चपेट में आ गए। राहत और बचाव के लिए सेना बुलाई गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं और ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसको जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और भी जो आसपास में मकान है उसमें किसी किस्म की जो है क्षति या नुकसान न पहुँचे। हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन यूनिट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अभी तक जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ उसके दौरान 2 लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाते हुए उनकी डेथ हो गई, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ धाम के पास बर्फ का पहाड़ ढहने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि एवलांच से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास दिल दहला देने वाला भयावह मंजर देखने को मिला। ये वीडियो रोंगटे खड़े करने वाला है। ग्लेशियर पर हिमस्खलन के कारण भर कर बर्फ नीचे गिरने लगी और बर्फ का पहाड़ देखते देखते पूरी तरह ढह गया। इसमें आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम के पास के इलाके की पहाड़ियों से बर्फ के पहाड़ भर कर तेजी से नीचे सरक रहे हैं। केदारनाथ धाम के पास एवलांच देखकर श्रद्धालु दंग रह गए। चौराबाड़ी ग्लेशियर और गांधी सरोवर से ऊपर हिमस्खलन से बर्फ का भारी गुबार तेज रफ्तार के साथ नीचे खिसकते हुए दिखाई दे रहा है, जो गहरी खाई में समा गया। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के मुताबिक चौराबाड़ी हिमनद से हुए एवलांच से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ और केदारनाथ सहित पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। इस इलाके में हिमस्खलन एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं ने भी इस घटना को देखा और कई ने इसे अपने मोबाइल में कैद भी किया। इधर असम में लगातार हो रही बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य के करीब 12 जिलों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में मानसून की बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में कछार जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कछार के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कछार में 67,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर डिब्रूगढ़ की है, जहां मानसून की बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। डिब्रूगढ़ में बाढ़ जैसे हालात के बाद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक समीक्षा बैठक की। प्रभावित इलाके में हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश दिया। असम में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात विदेश में। बारिश और बाढ़ के कहर की। चीन में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चीन में भारी बारिश के बाद कई प्रांतों में सैलाब आ गया है। इस विनाशकारी बाढ़ में कई घर डूब गए हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। बिजली काटने से कई शहरी इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। यूपिंग काउंटी में 5 लोगों का परिवार बाढ़ से घिरे गांव के घर में फंस गया। बचाव कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे लोगों को बाहर निकाला। गोइझोंग प्रांत में बचाव कर्मियों ने बाढ़ में फंसे बुजुर्गों को पीठ पर लादकर बाहर निकाला। सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 6000 से अधिक लोगों को दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। खबर दक्षिणी स्विट्जरलैंड से है और उत्तरी इटली में लगातार यहां पर दोनों जगहों पर भारी तबाही मच रही तूफान से, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग लापता हैं। स्विट्जरलैंड और उत्तरी इटली में तूफान के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई मार्ग बाधित हो गए हैं। भूस्खलन और बारिश के कारण आए मलबे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि होटल, रेस्तरां और दुकानों के सामने कीचड़ और मलबा आ गया है। स्थानीय लोग और नागरिक सुरक्षा सदस्य मलबा हटाने में जुटे हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा ली जा रही है। साथ ही बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए 80 बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। और अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में अवैध संबंधों के आरोप में एक युवक और युवती की बेरहमी से पिटाई की गई। लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक शख्स महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट रहा है। लड़की दर्द से कराह रही है, लेकिन वो शख्स उस महिला को लगातार पीट रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काली टी शर्ट पहने एक शख्स पहले लड़की को डंडे से पीटता है। लड़की चीखती चिल्लाती है और कुछ देर बाद बेसुध हो जाती है। फिर वो शख्स लड़की को डंडे से मारना शुरू करता है। एक महिला छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मानता नहीं है और लगातार दोनों को पीटता रहा। महिला की पिटाई की ये खौफनाक तस्वीर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा की है। बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जो कपल को ऐसा मार रहा है और उसमें जो ये काम कर रहा है सब तृणमूल कांग्रेस का लोग है। एक तो उधर एमएलए का मुख्य जो आरोपी है वो तृणमूल का एमएलए का बहुत नजदीक है। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रंजन चौधरी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने की कोई अधिकार किसी। और चलिए बात करते हैं संसद सत्र की। लोकसभा में आज शुरू होगी राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा। कल पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के आसार है। नीट समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। विपक्षी दलों की तरफ से संसद में नीट पेपर लीक कांड को लगातार संसद में उठाया जा रहा है और सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी संसद में नीट पेपर लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में बहस और हंगामे की संभावना है। लोकसभा में आज बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसका समापन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ होगा। वहीं राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है और पीएम मोदी इस चर्चा पर जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का ये पहला सत्र है जो 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून ब्रिटिश राज में बने कानूनों का स्थान लेंगे। नए कानून लागू होने से कई सारे नियम कायदे कानून बदल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आज से होने वाले अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि आज से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार के मुताबिक नए कानूनों में अब दंड नहीं न्याय पर जोर दिया गया है और आज से 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के बने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले लिया है। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे, क्योंकि नए कानून में कई नई दफा यानी धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबूत जुटाने को अहमियत दी गई है और किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। अब कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप
पत्र दायर करना जरूरी होगा और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। दिल्ली समेत सभी राज्यों को पुलिस ने आज से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। जागरूकता फैलाने के लिए कई राज्यों थानों में सेमिनार और मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे पुलिस और पब्लिक दोनों को नए कानूनों की जानकारी हो सके। और वहीं T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर देश खुशी के साथ झूम उठा। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता तो देश खुशी से झूम उठा। लोग तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकल आए और आतिशबाजी करने लगे, नाचने झूमने लगे। जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई, जहां राज्य के 2 मंत्री भी तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग अपनी कार के ऊपर खड़े हो गए। वे हाथ में तिरंगा लिए हुए थे और लहरा रहे थे। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कुछ ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के युवा मंत्रालय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी नजर आई। उन्होंने भी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर तिरंगा लहराते हुए समर्थकों के साथ जश्न मनाया। लेकिन इन मंत्रियों का ये अति उत्साह अब भारी पड़ता दिख रहा है। विपक्ष ने इन मंत्रियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने पर धरना प्रदर्शन और PHQ घेराव का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री का वीडियो तेजी से वायरल है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या विश्वास सारंग जी कानून से ऊपर हैं? हमारा निवेदन है DG महोदय से कि कार्रवाई करें, वैधानिक कार्रवाई करें मंत्री जी के ऊपर, उनका लाइसेंस रद्द करें या जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस मुख्यालय का घेराव करना हमारी मजबूरी होगा, धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हैदराबाद के पास मुंजिथिल से बनी भव्य समता मूर्ति के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जेड स्वामी जी का आशीर्वाद भी लिया। यह रिपोर्ट देखिए। स्वामी जी conceptualized this beautiful exposition of India's rich heritage and culture. And I would like to compliment Mr. Rao of My Home and TV9 who contributed so generously to make this a reality. Prime Minister Shri Narendra Modi is working on the principles and the teachings of Ramanuja Swami, and I am confident that with the blessings of Swamiji, we will all achieve our goal of making India a developed nation by 2047. Viksit Bharat, Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat, Samruddh Bharat. और देखिए इस बीच नीट यूजी जो री एग्जामिनेशन करवाया गया था, इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। 23 जून को दोबारा से परीक्षा हुई थी। 813 छात्रों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। तो वो छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उन सभी का री एग्जामिनेशन कराया गया था, रिजल्ट घोषित किया गया। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी रिजल्ट को लेकर? जो नेट यूजी का री एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 52% बच्चों ने इस एग्जामिनेशन में अपना अपीयरेंस किया था, क्योंकि सरकार ने उनके सामने एक ऑप्शन दिया था। जो एग्जाम देना चाहे वो एग्जाम दे सकते हैं, जो ग्रेस मार्क्स के साथ कंटिन्यू करना चाहे वो ग्रेस मार्क्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 52% बच्चों ने दोबारा से एग्जाम दिया था और उनका रिजल्ट अभी से थोड़ी देर पहले आया है। सरकार ने अभी रिजल्ट का पूरा डेटा पब्लिश नहीं किया है। मेरा मतलब है कि किसको कौन टॉपर रहा, कितने टॉपर हैं, कितने नॉन टॉपर हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये मार्क्स आ चुके हैं और अब 6 तारीख से जो है काउंसलिंग जो है इन बच्चों की शुरू हो जाएगी। सभी बच्चों की, मतलब इनकी भी और जो पुराने भी रिजल्ट आए हैं उसके आधार पर 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। करुणा, ठीक है, तो री एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आ गया और 6 तारीख से काउंसलिंग की शुरुआत हो जाएगी सभी छात्रों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।